आज की केस लॉ चर्चा में आपका स्वागत है। सुनील S.O. दर्शन सबरवाल बनाम स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। ये चर्चा अब तक ला रहा है स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में आपका विश्वसनीय भागीदार। नमस्ते। तो आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले पर बात कर रहे हैं। हाँ, ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन का मामला है ये। बिल्कुल, और फैसला जस्टिस संदीप पी मारने ने सुनाया है। मामला बड़ा दिलचस्प है। एक फिल्म के टाइटल लुटेरे, उसके अधिकारों को लेकर। लुटेरे? अरे हाँ, ये तो 1993 वाली फिल्म है ना, सनी देओल और जूही चावला थे जिसमें। वही, बिल्कुल वही। तो जो वादी हैं सुनील सबरवाल, वो इसी फिल्म के निर्माता हैं। अच्छा। और उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई, बल्कि ये जो टाइटल है लुटेरे, इसे वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन मतलब WIFPA वहां रजिस्टर भी करवाया था। ओ, रजिस्टर भी करवाया था। हाँ, पहले फिल्म के लिए और बाद में शायद वेब सीरीज वगैरह के लिए भी रिन्यू करवाया। और तो और फिल्म का कॉपीराइट सर्टिफिकेट भी उन्हें मिला हुआ था। सब सही लग रहा है। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? कोर्ट तक बात कैसे पहुंची? दिक्कत शुरू हुई सितंबर 2022 में। वादी ने एक ट्रेलर देखा। ट्रेलर? किसका? एक नई वेब सीरीज का, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली थी, और उसका नाम भी था लुटेरे। अरे, सेम नाम? जी हाँ, बिल्कुल सेम। और इसे बना रहा था प्रतिवादी नंबर 1 यानी स्टार इंडिया। अच्छा, हॉटस्टार वाला स्टार इंडिया। हाँ, तो वादी ने पहले तो उन्हें नोटिस भेजा, लेकिन जब मार्च 2024 में वेब सीरीज की रिलीज डेट आ गई, तब वादी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। और कोर्ट से क्या मांगा उन्होंने? मतलब क्या रिलीफ चाहिए? उन्होंने मुख्य रूप से इंजेक्शन मांगा, स्थायी और अस्थायी दोनों। मतलब वो चाहते थे कि कोर्ट स्टार इंडिया को ये लुटेरे टाइटल इस्तेमाल करने से तुरंत रोक दे। ओके, तो मतलब एक अंतरिम रोक की मांग थी। आज जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए। तो फिर कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल क्या बना? देखिए, मुख्य सवाल यही था कि क्या वादी को ये अंतरिम रोक, ये टेम्पररी इंजंक्शन मिलना चाहिए। और इसके अंदर दो बड़े कानूनी मुद्दे छिपे थे। क्या थे वो? पहला, कि क्या किसी फिल्म के सिर्फ टाइटल में अपने आप में कॉपीराइट हो सकता है? क्या नाम कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड हैं? ये तो बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि ये जो फिल्म एसोसिएशंस में टाइटल रजिस्टर होते हैं, जैसे वाइफपा में हुआ, क्या ये रजिस्ट्रेशन किसी ऐसे पर भी लागू होता है जो उस एसोसिएशन का मेंबर ही ना हो? अच्छा, मतलब क्या ये रजिस्ट्रेशन बाइंडिंग है नॉन मेंबर्स पर? बिल्कुल, यही दो मेन पॉइंट्स थे। दिलचस्प। तो वादी ने अपने केस में क्या दलीलें दी? उनके वकील मिस्टर सरावगी ने क्या कहा? मिस्टर सरावगी का तर्क था कि वाइफपा में टाइटल रजिस्टर्ड है, इसलिए वादी उसका मालिक है, और ये रजिस्ट्रेशन दूसरों को इसे इस्तेमाल करने से रोकता है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि प्रतिवादियों ने, मतलब स्टार इंडिया ने, खुद बोनी कपूर से एक NOC लेने की कोशिश की थी। बोनी कपूर से? क्यों? शायद बोनी कपूर ने भी कभी इस टाइटल में रुचि दिखाई होगी या रजिस्टर करने की कोशिश की होगी। तो वादी का कहना था कि NOC लेने की कोशिश ही दिखाती है कि प्रतिवादी भी मानते हैं कि टाइटल पर अधिकार होते हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ। और कोई केस का हवाला दिया? हाँ, उन्होंने करण जौहर वाले मामले का जिक्र किया। ओके, अब आते हैं प्रतिवादी पर। हाँ। स्टार इंडिया की तरफ से मिस्टर कामत ने क्या कहा? मिस्टर कामत ने इन दलीलों का जोरदार विरोध किया। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क था कि भाई, कानूनन सिर्फ टाइटल में कोई कॉपीराइट होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। नहीं, और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया, कृषिका लुला बनाम श्याम विट्ठलराव देवकट्टा। हाँ, ये केस तो काफी जाना माना है। बिल्कुल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि फिल्म का टाइटल, जो अक्सर छोटा और कॉमन होता है, वो कॉपीराइट एक्ट के तहत साहित्यिक कार्य नहीं है, इसलिए उसमें कॉपीराइट नहीं हो सकता। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्लियर है इस पर। और वो एसोसिएशन वाले रजिस्ट्रेशन का क्या? उस पर उन्होंने कहा कि ये एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन एक प्राइवेट अरेंजमेंट है, सदस्यों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कोई वैधानिक आधार, मतलब कोई स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है। तो मतलब वो नॉन मेंबर पर लागू नहीं होगा? एग्जैक्टली। और इसके सपोर्ट में उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का लाइका प्रोडक्शंस वाला केस और बॉम्बे हाईकोर्ट का ही फिश आई नेटवर्क वाला केस भी साइट किया। और कोई दलील दी प्रतिवादी ने? हाँ, उन्होंने देरी का मुद्दा उठाया। कहा कि वादी को सितंबर 2022 में ट्रेलर से पता चल गया था, पर केस किया मार्च 2024 में। इतनी देर क्यों? बात तो सही है, काफी गैप है। और तब तक तो वेब सीरीज रिलीज भी हो चुकी थी 22 मार्च 2024 को, तो अब रोक लगाने का क्या मतलब? अच्छा, रिलीज भी हो गई थी। हाँ, और एक बात और कही कि दोनों लुटेरे की कहानी बिल्कुल अलग है। पुरानी फिल्म लव स्टोरी थी, नई वाली सोमालियन पायरेसी पर है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। सही है।
तो ये सब सुनने के बाद कोर्ट का क्या रुख रहा? कोर्ट ने क्या पाया? देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले तो कॉपीराइट वाले मुद्दे पे फोकस किया और उन्होंने कृषि का लुल्ला केस को मानते हुए साफ कहा कि कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत सिर्फ एक टाइटल अपने आप में कोई कार्य यानी वर्क नहीं माना जाता। तो उसमें कॉपीराइट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि लुटेरे जैसा शब्द वैसे भी बहुत आम है, इसमें कोई खास मौलिकता या ओरिजिनलिटी भी नहीं है। और वो एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन वाली दलील? उसे भी कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि WIFPA जैसी बॉडीज का रजिस्ट्रेशन उनके सदस्यों के बीच का एक आंतरिक संविदात्मक मामला है, प्राइवेट अरेंजमेंट है। मतलब उसका कोई कानूनी जोर नहीं है बाहर वालों पर? बिल्कुल। कोर्ट ने लाइका प्रोडक्शंस और फिश आई नेटवर्क केस का हवाला देते हुए यही कहा कि इसका कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग नहीं है और इसे स्टार इंडिया जैसे नॉन मेंबर पर लागू नहीं किया जा सकता। तो फिर वादी ने जो करण जौहर केस का हवाला दिया था, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उसे इस मामले से अलग माना। कोर्ट ने कहा कि करण जौहर वाला केस पर्सनैलिटी राइट्स और पब्लिसिटी राइट्स से जुड़ा था, न कि सिर्फ फिल्म के टाइटल के अधिकार से। वो अलग मामला था। अच्छा। कोर्ट ने वादी की देरी को भी नोट किया। सितंबर 2022 से मार्च 2024 तक इंतजार करना, और वो भी तब जब वेब सीरीज रिलीज हो चुकी थी। हाँ, ये तो उनके खिलाफ गया होगा। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही कि ये जो मुकदमा था ये सिर्फ कॉपीराइट उल्लंघन के लिए था। इसमें पासिंग ऑफ या ट्रेडमार्क उल्लंघन का दावा नहीं किया गया था। ओह, ये भी जरूरी पॉइंट है। हाँ, क्योंकि पासिंग ऑफ के नियम अलग होते हैं। तो फिर आखिर में कोर्ट ने फैसला क्या दिया? इंजंक्शन मिला या नहीं? नहीं मिला। कोर्ट ने पाया कि वादी अंतरिम इंजंक्शन पाने के लिए जो 3 शर्तें जरूरी होती हैं। हाँ, वो 3 टेस्ट। हाँ, पहला प्राइमा फेसी केस, मतलब पहली नजर में केस का मजबूत दिखना। दूसरा इर्रेपरेबल लॉस, यानी ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई पैसे से ना हो सके। और तीसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब ये देखना कि रोक लगाने या ना लगाने से किसे ज्यादा दिक्कत होगी। तो वादी ये तीनों साबित नहीं कर पाए? कोर्ट के मुताबिक नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत की अर्जी खारिज कर दी। समझ गया। तो इस फैसले का मतलब क्या है? मतलब फिल्म इंडस्ट्री या आगे के केसों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये फैसला एक तरह से कानून की जो स्थापित स्थिति है उससे और मजबूत करता है कि भारत में आमतौर पर सिर्फ फिल्म के टाइटल पर आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। ये प्रोड्यूसर्स के लिए एक तरह की चेतावनी भी है कि सिर्फ एसोसिएशन में टाइटल रजिस्टर करा लेना काफी नहीं है, क्योंकि वो आपको गैर सदस्यों के खिलाफ कोई कानूनी अधिकार नहीं देता। सही बात है। और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि सही कानूनी रास्ता चुनना कितना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, शायद अगर पासिंग ऑफ का केस बनता और वो फाइल किया जाता तो नतीजे कुछ और हो सकता था। हाँ, हो सकता है। और सबसे अहम बात, अगर आपको कोर्ट से कोई अंतरिम राहत, कोई इंजंक्शन चाहिए, तो आपको फौरन एक्शन लेना होगा। देरी आपके केस को कमजोर कर सकती है। बिल्कुल। तो ये था सुनील सबरवाल बनाम स्टार इंडिया मामले का विश्लेषण। काफी कुछ सीखने को मिला। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है।